नमस्कार, स्वागत है आप सबका एग्जाम कोर्स की ऑनलाइन क्लासेस में। और ये हिंदी का प्रसंग चल रहा है। संधि पिछली कक्षा में पढ़ाई गई थी, स्वर संधियां। स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि और गुण संधि पर चर्चा हो गई थी। आज जो संधि की चर्चा होगी वो होगी वृद्धि संधि पर और वृद्धि के आगे। तो आज देखते हैं वृद्धि संधि। अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषा लिखेंगे वृद्धि संधि की? यानी ह्रस्व या दीर्घ, यानी छोटा या बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ, आ के आगे ए, आए, ओ, औ, आए, तो क्रमशः ए ओ हो जाता है। यानी छोटा या बड़ा आ के आगे ए ऐ ओ औ आए तो ऐ ओ हो जाता है। आप ऐसे कह सकते हो कि लास्ट में जो पॉइंट हैं, जो अक्षर हैं, उन्हीं को दीर्घ कर दिया जाए। जो लास्ट में दिए हैं आप उन्हीं को दीर्घ कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आ के आगे ए या ऐ आ जाए, इनमें से कोई आ जाए तो आप उसको ऐ बनाएंगे। आ के आगे ओ में से कोई आ जाए तो आपको औ बना लें। यानी जो लास्ट में स्वर होगा वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप उसको दीर्घ स्वर में बदल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ के आगे ए आए या ऐ, आपको क्या बना देना है? आपको ऐ बना लेना है। तो हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट इनके उदाहरण देते रहेंगे, आप उस पर ध्यान रखिएगा और जो समझ में ना आए उसको फिर से आप पूछ सकते हैं। अब जैसे आएगा 1 + 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 1 का 1, 1 + 1 = 1 का 1, तथा प्लस एव क्या हो जाएगा? तथैव। सदा प्लस एव तो आपका क्या बन जाएगा? सदैव। मत प्लस ऐक्य, ये हो जाएगा मतैक्य। वसुधा प्लस ऐव, वसुधैव। महा प्लस ऐश्वर्य, ये शब्द बनेगा महेश्वरी। ध्यान क्या रखना है, चाहे ए हो चाहे ऐ हो, आपको हर कीमत पे ऐ बनानी है। संधि में सिर्फ जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि दो स्वरों के मेल से जो नया स्वर बन रहा है उसका तरीका क्या होगा, वो कौन से दो स्वर थे जिनके संयोग से जो भी नया स्वर बना उसका तरीका क्या है, बस इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि अगर ओ आ या छोटा आ या बड़ा आ हो के आगे ओ आ जाए या औ आ जाए, आपको क्या बनाना है? औ बनाना है। दीर्घ संधि है, इससे दीर्घ स्वर का ही निर्माण होना चाहिए। वन प्लस औषध शब्द क्या होगा? वनौषध। वन प्लस औषध शब्द आपका बन जाएगा वनौषध। परम प्लस ओज शब्द हो जाएगा परमौज। महा प्लस ओज
महौज। यहाँ कुछ चीजें ध्यान रखिएगा जो विशेष, वैसे तो हर किताब में बहुत सी जैसे मिल जाती हैं, लेकिन जहाँ खास ध्यान रखना है वो आप देखिएगा। अगर आता है दंत प्लस ओष्ठ, ये बनेगा दंतोष्ठ, लेकिन अगर दंतोष्ठ भी लिखा है तो भी सही है, दंतोष्ठ और दंतोष्ठ भी सही है। ऐसे शब्द अगर है अधर प्लस ओष्ठ और शब्द बन जाता है अधरोष्ठ या अधरोष्ठ, यानी ये दोनों ही शब्द सही माने जाएंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ना अधर गलत है ना ओष्ठ गलत है। अधरोष्ठ दोनों ही सही शब्द माने जाएंगे, यानी अधर भी सही है और इसमें ओष्ठ भी सही, वो अधरोष्ठ भी सही है और अधरोष्ठ भी सही है। बस यही ध्यान रखना है कि इसमें गलत क्या है, सही क्या है। इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर, इन महत्वपूर्ण चीज़ों पर अगर हमारा ध्यान जाए और उनको हम ध्यान में रखें तो बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। अब आपका जो चल रहा है अगली संधि, जिसे महत्वपूर्ण संधि माना जाता है, वो आती है आपकी यण संधि। कुछ खास बातों पर आपको ध्यान रखना है। स्वर संधि में से यदि सबसे ज्यादा प्रश्न, देखिए स्वर संधियां 5 प्रकार की होती हैं। इन 5 प्रकार की स्वर संधियों में जो सबसे ज्यादा प्रश्न आता है वो या तो दीर्घ स्वर संधि से आता है या तो यण संधि से आता है। यण संधि की एक और खासियत है कि यण संधि का जो पहला शब्द है, संधि में 2 शब्द होते हैं, जो पहला शब्द है वो प्रायः उपसर्ग होता है और सर्ग से निर्मित शब्दों में अव्ययीभाव समास पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक संधि में कोई न कोई समास अवश्य होता है, हर संधि में समास है, लेकिन यण संधि में उपसर्ग भी मौजूद है और समास भी मौजूद है। ये आपको ध्यान रखिएगा। अब वो यण संधि को परिभाषित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ह्रस्व या दीर्घ, यानी छोटा या बड़ा। देखिए स्वर 2 प्रकार के होते हैं, छोटा स्वर और बड़ा स्वर। जैसे छोटा आ और बड़ा, छोटा आ को ह्रस्व कहते हैं और बड़ा आ को दीर्घ कहते हैं। इन्हीं स्वरों को जब छंद में प्रयोग होता है तो लघु और गुरु कह दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम स्वर पढ़ते हैं तो स्वर में जो छोटा स्वर होता है, जैसे आ है, तो इसे कहा जाता है ह्रस्व, और बड़ा आ जो होता है इसे कहा जाता दीर्घ। यानी ह्रस्व या दीर्घ, छोटा या बड़ा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। ध्यान रखिएगा, जब इन्हीं का हम छंद में इस्तेमाल करते हैं, छंद में जब हमको मात्राएं लगानी होती हैं तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, इसको लघु और गुरु। जब छंद आपको पढ़ाएंगे समझ में आएगा। तो ह्रस्व और दीर्घ है, वही छंद में लघु और गुरु हो जाता है, लेकिन स्वर में लघु गुरु नहीं बोला जाता, वो सिर्फ छंद में बोला जाता है। या ह्रस्व या दीर्घ, ये 2 ही स्वरूप बोले जाते हैं। ये आपको स्मरण रखना है। हर चीज इसलिए बता दी जाती है ताकि ये आपके मन में ना रहे कि ये बात हमें नहीं बताई गई थी, यह चीज हमें नहीं पता है। संपूर्णता होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो ह्रस्व या दीर्घ, ई उ री के आगे कोई विषम स्वर आए, यानी ध्यान रखिएगा, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के आगे कोई विषम स्वर हो तो क्रमशः या वा र हो जाता है। यानी ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के आगे
कोई विषम स्वर आ जाए तो क्रमशः या व र हो जाता है। विषम स्वर का मतलब समझे, ई के आगे ई ना हो, ई के आगे ओ आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए। अब यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, यह एक पहली संधि है जहां पर दो स्वरों के मेल से जो बनता है वो व्यंजन बनते हैं। बहुत बारीकियों पर अगर हम ध्यान रखेंगे समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाएगा। अभी तक हमने देखा कि आ और आ का मेल है तो हम बड़ा आ कर लेते हैं, अगर आ और ई का मेल है तो हम ए कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हमने आ और ओ का मेल किया तो हम औ कर लेते हैं। यानी स्वरों के मेल से जो बन रहा है वो स्वर बन रहा है। यहां पर स्वरों के मेल से व्यंजन बन रहा है। अगर स्वरों के मेल से व्यंजन बने तो एक नियम और लागू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे दो शब्द हैं, मान लिया ई है और ई के आगे मान लेते हैं आ जाता है आ, तो ई की वजह से आपको क्या बनाना पड़ेगा, या बनाना पड़ेगा, या बनेगा, ई की वजह से या बनेगा। अब या क्या है, या एक व्यंजन है, या स्वर नहीं है। अगर या व्यंजन है तो अब यहां जो नियम चलेगा फिर वो कुछ न कुछ व्यंजन संधि का नियम चलेगा। तो इस या पर इसके आगे जो भी स्वर होगा उसका आरोपण करना पड़ेगा। यानी अब आपको बनाना पड़ेगा या। अब मान लेते हैं यहीं पर स्वर ओ होता तो यहां पर आपको यो बना देना पड़ता, ठीक है। अगर ये स्वर होता तो स्वर पे स्वर का आरोप नहीं होता, लेकिन व्यंजन पे स्वर का आरोप हो जाता है। बस ये ध्यान रखिएगा आखिर ऐसा यहां क्यों होता है। ये चीजें आपको याद रहेंगी तो गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, ई के आगे कोई भी विषम स्वर आए, विषम का मतलब ई को छोड़ के कुछ भी आ जाए, ऊ आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, ई नहीं आना चाहिए। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, या बनाना पड़ेगा। ओ के आगे कोई विषम स्वर आ जाए तो आप वा बनाएंगे, और री के आगे कोई विषम स्वर आ जाता है तो आप क्या करेंगे, रा बनाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। और जो अभी आपको बात बताई थी कि इधर के आगे उधर जो भी स्वर होगा उस बने हुए अक्षर पर, जैसे ई की वजह से या बनता है और या के आगे जो भी स्वर हो इसका आरोपण करना पड़ेगा। ओ की वजह से वा बनता है, वा के आगे जो भी स्वर हो आपको आरोपण करना पड़ेगा। और री की वजह से रा बनता है, रा पर जो भी आगे स्वर हो उसका उस पर आरोपण करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आपको उदाहरण देते हैं। देखिएगा उदाहरण, सबसे पहले लेते हैं ई। ई हो या बड़ी, लघु और ह्रस्व दीर्घ लिखा है, के आगे कोई भी विषम स्वर आ जाएगा, कोई भी विषम स्वर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम उसमें या बना देंगे, ठीक है। कोई भी विषम स्वर आ जाएगा तो हम क्या बना लेंगे, हम उसमें या बना लेंगे। इससे जुड़े कुछ शब्द आपको बताते हैं और ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे शब्द आया अति प्लस अधिक, शब्द क्या है, अति प्लस अधिक। अब देखो यहां पर क्या था, यहां था छोटी ई और यहां का है छोटा आ, ठीक है। अब छोटी ई जब यहां से हटा देंगे तो ता आधा बचेगा। क्या बचेगा, ता आधा बच जाएगा। और ये ता आधा बच जाएगा और आगे क्या आपको इसका या बना देना है। आगे छोटा है तो यहाँ पे छोटा ऑलरेडी लगा हुआ है। अब ये शब्द हट जाए, यानी ये दोनों शब्द हट गए। कौन हट गए, और इनकी वजह से या बन गया और यहाँ पे कोई शब्द लग गया तो ये हो गया आ। अब इधर आ बना लो, अत्यधिक, क्या शब्द हो गया, अत्यधिक। अब ध्यान रखिएगा, शुरू में आपको बता दिया था अति एक उपसर्ग भी है, अतः जो अत्यधिक शब्द है इसमें कौन समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा।
एक मैं नोट भी आपको लिख देता हूं। यण संधि का प्रथम पद, जिसको आप शब्द कह सकते हो, प्रायः, प्रायः का मतलब 100% ऐसा नहीं होगा, प्रायः उपसर्ग होता है, प्रायः उपसर्ग होता है। अतः इस संधि से निर्मित शब्द में अव्ययी भाव समास पाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, एक शब्द लिखा गया प्रायः, प्रायः का मतलब 100% ऐसा नहीं है, अधिकतम ऐसे शब्द इसमें आएंगे जो प्रथम उपसर्ग हो जाएगा, और उपसर्ग की वजह से उपसर्ग से निर्मित शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए यहां पर अव्ययी भाव समास बन रहा है। और इस चीज को आप क्या करेंगे, आप इसको इंडिकेट कर लेंगे, लिख लेंगे, ताकि संधि के समास के समय में जब आप जाएंगे तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वर्तमान के एग्जाम्स में, परीक्षा में, अब हिंदी में कुछ नया तो है नहीं, वही पुरानी चीजें हैं, तो अब कुछ बदल के पूछ दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में संधि और समास दोनों है? अब आपको देखिए, समास में जरूरी नहीं संधि हो, प्रत्येक संधि में कोई न कोई समास अवश्य होता है, लेकिन प्रत्येक समास में जरूरी नहीं कुछ में संधि हो। तो ऐसे शब्द को ढूंढना है जिसमें संधि भी निकलती हो और समास भी निकलता हो। तो जब इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, तो बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, आपको इसके ई वाले उदाहरण दे देते हैं, बहुत से जो मुख्य मुख्य पूछे जाते हैं वो उदाहरण आपको दे देते हैं। अब जैसे आया प्रति प्लस आशा, अब देखिए यहां की वजह से या बनेगा और आगे बड़ा आ है, तो यहाँ पे क्या करोगे, बड़ा आ का आरोपण कर दिया जाएगा, शब्द क्या बनेगा, प्रत्याशा। अब यहां प्रति उपसर्ग है तो वही नियम इस पे लागू हो जाएगा जो आपको पहले के उसमें बताया गया है। अब आता है प्रति प्लस एक, अब यहां ए आया तो यहां पर ए बन जाएगा प्रत्येक। देखिए, रटने की प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, सीखना है। परीक्षा में यही शब्द आएंगे जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे ही आएंगे तो जरूरी है, इसलिए हमें शब्द को कैसे जोड़ा गया और कैसे तोड़ा गया ये पता होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, संधि में आए हुए दो शब्द हैं, दोनों तरफ शब्द हैं, इनका अगर मीनिंग पता चल जाए, इनका अर्थ पता चल जाए, तो सभी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। तो प्रति प्लस एक, अब देखिए आगे आता है ऊपर प्लस उक्त, यानी ऊपर कहा गया, उपरयुक्त विलोम निम्नलिखित होता है। तो यहाँ ई है और यहाँ ऊ है, तो ई की वजह से या बनेगा, ऊ की मात्रा लगेगा, रा आधा रह जाएगा, रा ऊपर चला जाएगा, उपरयुक्त, ऊपर प्लस युक्त, और शब्द बन जाएगा आपका उपरयुक्त। उत्तर के बदले अगर उत्तर दिया जाए, प्रति प्लस उत्तर, शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर। इति प्लस आदि, शब्द क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि, शब्द आपका बन जाएगा
इत्यादि। ऐसे अगर हम कह दें यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि शब्द बन जाता है यद्यपि। इसके बाद पर प्लस आवरण शब्द क्या हो जाता है पर्यावरण। पर प्लस आवरण पर्यावरण। आदि प्लस आदेश, आदि माने श्रेष्ठ होता है, शब्द क्या हो जाएगा अध्यादेश। आदि प्लस आदेश शब्द हो जाएगा आपका अध्यादेश। ऐसे ही हमारे समाज में परिवार में बहुत सी चीजें क्या होती हैं परंपराओं के अनुसार रीतियों के अनुसार होती हैं। यदि शब्द होता रीति प्लस अनुसार, इसमें बहुत सी गलतियां होती हैं। अब आप जैसे कर जाएंगे रीत्यानुसार, रीत्यानुसार नहीं होगा क्योंकि छोटा आ है, क्या बनेगा रीत्यानुसार, क्या हो जाएगा रीत्यानुसार। ऐसे हम कह सकते हैं गति प्लस अवरोध शब्द हो जाएगा गत्यवरोध। गति प्लस अवरोध शब्द क्या हो जाएगा गत्यवरोध। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिस आधार पर बनाए जाते हैं। प्रति प्लस अक्ष, अक्ष माने आंख होता है, प्रत्यक्ष। प्रति प्लस अक्ष शब्द बन जाएगा प्रत्यक्ष। इसी प्रकार से परि प्लस अंत शब्द आ जाएगा पर्यंत। परि प्लस अंत शब्द बन जाएगा पर्यंत। और कुछ शब्द देख लेते हैं। नि प्लस ऊन न्यून, वि प्लस ऊह व्यूह, वि प्लस आधि व्याधि, वि प्लस आयाम व्यायाम, वि प्लस आघात व्याघात, वि प्लस आघात व्याघात। तो इस प्रकार से आपने देखे बहुत से ऐसे शब्द थे जो इसमें बनाए गए। एक शब्द ध्वनि प्रथा अर्थ था, ध्वन्यर्थ होता है, ध्वनि प्लस अर्थ, ध्वन्यर्थ। केवल विधि सीख लेनी है, शब्द को नहीं रटना है, शब्द नहीं याद करने के यही वाले शब्द आएंगे। शब्द तो कोई भी, केवल विधियां। किस संधि में किन अक्षरों के संयोग से कौन सा अक्षर बनता है, कौन सी गतिविधियां रहती हैं, बस ये तरीका, फार्मूला, ये सूत्र। कई बार सूत्र ही पूछ देते हैं। ई प्लस आ बराबर या, ये कौन सी संधि है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या किस संधि का ये फार्मूला है। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया ई के बारे में। अब ऊ के बारे में देख लेते हैं। अगर ऊ के आगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ के आगे कोई क्या हो विषम स्वर हो, विषम स्वर हो तो क्या हो जाता है, आप इसको वा बनाएंगे। इसमें भी वही नियम,
कि ई के ऊ के आगे अगर कोई और दूसरा स्वर हुआ तो वैसे आपको बनाना पड़ेगा। अब जैसे शब्द आएगा सु प्लस आगत। सु माने सुंदर, आगत माने आगमन। जिसका आगमन सुंदर होता है उसका हम क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। सु प्लस अच्छ, शब्द बनता है स्वच्छ। सु प्लस अस्ति, शब्द बनेगा स्वस्थ। सु प्लस अस्ति शब्द बनेगा स्वस्थ। ऐसे आएगा अनु प्लस ऐसण। ये कई बार आ चुका है। अनु प्लस ऐसण, ए होगा या आय होगा, शब्द बनेगा अन्वेषण। अनु प्लस आय क्या बन जाएगा, अन्वय। एक और बड़ा महत्वपूर्ण शब्द आता है, ये अनन होता है। अनन प्लस आय अनन्वय। ध्यान रखिएगा बच्चा, अन्वय यानी शब्द संगठन। किसी वाक्य में आए हुए शब्दों का जो क्रम है वो अन्वय कहलाता है। लेकिन अनन्वय एक अलंकार है। जब उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए, जैसे आपके समान कोई है ही नहीं तो आपकी तुलना किससे, आपसे ही होगी। तो कहते हैं भारत के सम भारत है, अनन्वय एक अलंकार है, तो अलंकार अनन्वय अलंकार हो जाता है। ऐसे मधु, मधु एक अनेकार्थी शब्द है। मधु माने शहद होता है, मधु माने मदिरा होता है, मधु में समृत भी होता है। मधु प्लस आलय क्या बनेगा, मध्वालय। मधु प्लस आलय शब्द बन जाता है मध्वालय। गुरु प्लस आदेश क्या बनेगा, गुरुवादेश। अनु प्लस इत शब्द हो जाएगा अन्वित। तो देखा किस प्रकार से आ, ई के आगे कोई स्वर आया आपने या बनाया, और ऊ के आगे तो आपने वा बनाया। अब री के आगे अगर कोई स्वर आता है तो आपको रा बनाना होता है। यानी अगर कोई स्वर री के आगे आए, री तो छोटी बड़ी होती नहीं है, री के आगे कोई विषम स्वर आ जाएगा तो आप क्या बनाएंगे, आप रा बनाएंगे। ये आधा रा बनता है, हलंत लगा होता है, पूरा रा ही बनेगा ये। री के आगे कोई भी विषम स्वर आए तो रा बन जाता है। कैसे रा बनेगा इसमें भी उसी ध्यान रखिएगा। जैसे है मात्र प्लस मात्र प्लस आदेश क्या हो जाएगा, मात्रा देश। पितृ प्लस अनुमति शब्द हो जाएगा पितृ। देखो यहां बड़ा यहां छोटा, पितृ अनुमति। पितृ प्लस आज्ञा अगर है तो बड़ा था शब्द हो जाएगा पित्राज्ञा। पितृ प्लस आज्ञा शब्द आपका बन जाएगा पित्राज्ञा।
ऐसे अगर शब्द आ जाता है मात्र प्लस उपदेश, शब्द क्या बना जाएगा? मात्रोपदेश। मात्रोपदेश, मात्र प्लस उपदेश, मात्र उपदेश हो जाता है। मात्र प्लस अनुमति हो सकता है, पितृ प्लस अनुमति हो सकता है। देखिए, जब आपने वर्णमाला पढ़ी थी, उस वर्णमाला में बताया गया था कि रा 4 प्रकार से बनाया जाता है। इन 4 प्रकार से बनाए गए रा का प्रयोग कहाँ पर किस किस प्रकार से है, ये आपको उसमें सिखाया गया था। इसलिए रा के तरीके भी आपको सीख लेने हैं, ठीक है। रा के अगर आपको तरीके पता होंगे तो आपकी समस्या का समाधान स्वतः हो जाएगा। तो ये था आपका अयादि संधि। अब अयादि यण, यण के बाद अगली संधि आती है अयादि संधि। अयादि संधि के बारे में समझ लो। इसका मुख्य रूप से नाम है आ प्लस आदि, यानी आ जरूर आएगा और इसके अलावा भी कुछ आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि ए ऐ ओ औ के आगे कोई विषम स्वर आए तो क्रमशः आय आय अब हो जाता है। क्या ध्यान रखिएगा, ए ऐ ओ के आगे कोई विषम स्वर आएगा तो ऐ आय अब हो जाता है। इसको जरा समझो बेटा। यहाँ पर क्या है, ए की वजह से या बनता है और ओ की वजह से वा बनता है। अगर ये स्वर छोटा है तो इसमें छोटा जोड़ दीजिएगा, और स्वर बड़ा है तो इसमें बड़ा जोड़ दीजिएगा। इसमें स्वर छोटा है तो छोटा जोड़ दीजिएगा, स्वर बड़ा है तो बड़ा जोड़ दीजिएगा। अब एक नोट करके अलग से और एक बात आपको लिख देनी है। वो बात कौन सी लिखनी है, ध्यान दीजिएगा। अयादि संधि हिंदी में नहीं होती, हिंदी में नहीं होती। अयादि संधि हिंदी में नहीं होती। यह केवल व्यवहारत है। व्यवहारत यानी यह केवल व्यवहार में है। व्यवहारत का मतलब होता है यह संधि केवल व्यवहार में है, ये होती नहीं है। अब आप कहेंगे व्यवहारत क्या है, व्यवहार में क्या है और क्यों नहीं होती। प्रश्न तो यह है कि अगर आ जाए इनमें से कौन सी संधि हिंदी में नहीं मानी जाती, तो जवाब होगा अयादि संधि। लेकिन प्रश्न है क्यों नहीं माना जाता, और नहीं माना पढ़ते क्यों हैं। तो यही तो व्यवहार में कई बार क्या होता है, कुछ अपने परिचित या मित्र जिन्हें हम बुलाना नहीं चाहते अपने यहाँ फंक्शन में, पार्टी में, लेकिन सामाजिकता के कारण, व्यावहारिकता के कारण उन्हें बुलाना पड़ता है। तो कहते हैं कि इनसे अपना कोई खास लगाव तो नहीं है, केवल औपचारिकता है, व्यावहारिकता है, सामाजिकता है। प्रश्न ये है कि आखिर ये संधि क्यों नहीं मानी जाती। आपके सामने उदाहरण लिखा है, अब आपको बताते हैं ये संधि क्यों नहीं मानी जाती। ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए आ और ई किस संधि का उदाहरण है। आ ई किस में आता है, गुण संधि में। आ और ई के मेल से क्या बनता है,
ए बनता है। इसके दोनों के मेल से क्या बनता है? ए बनता है। इनके दोनों के मेल से ए बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये फिर क्या है? ये गुण संधि है। जैसे गण प्लस ईश गणेश, रमा प्लस ईश रमेश, राका प्लस ईश राकेश, यानी ऐसा कहाँ होता है? गुण संधि में होता है। आगे देखिएगा, अब अगर आपसे बताया जाए ई और आ से क्या होता, जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ई और आ की वजह से क्या बनता है बेटा? ध्यान दीजिएगा, बताइएगा क्या बनता है? ई और आ से आपका या बनता है, जैसा कि हम अभी यण संधि में पढ़ रहे थे। अति प्लस अधिक अत्यधिक, अति प्लस अधिक अत्यधिक। तो यहां हमने क्या देखा कि ये कौन संधि है? ये यण संधि है। यानी आ और ई है तो गुण संधि है, ई और आ है तो यण संधि है। अब देखो यहां है क्या? यहां इसका इतना भाग गुण संधि में आता है और इतना भाग यण संधि में आता है, अर्थात यह गुण और यण संधि का संयोग है। ठीक है, ये गुण और यण संधि का संयोग है अयादि संधि में। इसी वजह से अयादि संधि को संधि नहीं माना जाता। अब दूसरा कारण, दूसरा भी कारण इसका देख लीजिएगा क्यों नहीं माना जाता, वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। दूसरा कारण है कि संधि में जो शब्द आते हैं, संधि में जो शब्द आते हैं या तो वो यौगिक होते हैं या तो वे योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो शब्द आते हैं वो शब्द रूढ़ होते हैं। रूढ़ उन शब्दों को कहा जाता है जिनका विच्छेद नहीं किया जा सकता, और जब इनका विच्छेद ही नहीं किया जा सकता है तो संधि विच्छेद हुआ कैसे? ये भी एक कारण है कि इन्हें संधि नहीं माना जाता। हाँ, संस्कृत में होती हैं संधियां। संस्कृत एक मूल भाषा है और उसका एक अपना सिद्धांत है, स्वरूप है। तो संस्कृत में यह संधि तो हो सकती है क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी बनी है। अतः हिंदी में यह संधि केवल व्यवहार में है, व्यवहारत है। ठीक है, ये केवल व्यवहार में है और व्यवहारत है। यही कारण है कि अयादि संधि को संधि नहीं माना जाता। क्लियर हुई यहां तक की बात? अब देखिए, अयादि संधि के कुछ उदाहरण तो देने हैं। तो पहले देते हैं कि ए या ए के आगे कोई आप विषम स्वर लाइए और आप क्या बनाएंगे? या तो आप अय बनाएंगे या आप आय बनाएंगे। इससे जुड़े शब्द देख लेते हैं। ने प्लस अन क्या बनेगा? नयन। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ ए है तो यहाँ आ है। अब मान लेते यहाँ अय होता, यानी अगर यहाँ मान लिया अय होता तो हमको यहाँ आय करना पड़ता है। यानी अगर यहाँ ए हो तो अ और अय हो तो यहाँ आ, बड़ा आ कर दीजिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ने प्लस नयन, ऐसे चलो बड़ा कर देते हैं। गए प्लस अक क्या बनेगा? गायक। गए प्लस इका गायिका। नए प्लस इका नायिका। गए प्लस इका गायिका और नए प्लस इका नायिका होता है। सय प्लस अन हो जाएगा
से प्लस अन शब्द हो जाएगा शयन। बस एक शब्द यहाँ है जो आप ध्यान रखिएगा, जिसे वाकई संधि माना जाता है, वो है विनय। विनय प्लस अक शब्द बनेगा विनायक। ये रियल में संधि है। विनय प्लस अक बना विनायक। ये वाकई संधि है, क्योंकि ये रूढ़ नहीं शब्द है, ये योग रूढ़ है। अगर रूढ़ शब्द का विच्छेद करोगे तो कहोगे संधि व्यवहार में केवल, और यौगिक या योग रूढ़ का विच्छेद करोगे तो रियल में वो संधि होती है। तो जो विनायक शब्द है, ध्यान रखिएगा, ये वाकई संधि था। अब इसी प्रकार से अगर देखा जाए कि हम ओ या औ के आगे कोई विषम स्वर लाएं तो हम क्या बनाएंगे? अब या आब। इससे शब्द बने हुए देखते हैं। ओ प्लस अन शब्द हो जाएगा पवन। पौ प्लस अन शब्द हो जाएगा पावन। पो प्लस इत्र पवित्र। भो प्लस अन भवन। भौ प्लस अन भावन। भो प्लस इस से भविष्य। भौ प्लस उक हो जाएगा शब्द भावुक। हो प्लस अन शब्द हो जाएगा हवन। हो प्लस अन शब्द बन जाएगा हवन। और एक शब्द इसमें आता है जो वाकई संधि है, वो गो प्लस ईस शब्द बनेगा गवीस। ये रियल में संधि है। ये जैसे यहाँ पर ये रियल में संधि थी विनय प्लस विनायक, ऐसे यहाँ पर संधि है गो प्लस ईस गवीस। ध्यान रखिएगा, गो माने होता है गाय और ईस माने होता है स्वामी, यानी गाय का स्वामी। गवीस, गवीस किसका पर्यायवाची है? गवीस कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है। जैसे विनायक गणेश जी को कहते हैं, ऐसे गवीस कृष्ण भगवान को कहते हैं। इनके अर्थ भी आप लिख लीजिएगा ताकि आप इनके बारे में भूलने ना पाएं, यानी आपसे गलती ना होनी चाहिए और आपकी भूल नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने पांचों स्वर संधियां आपको बताई। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पिछली क्लास से लेकर के और इस क्लास तक मैंने आपको स्वर संधियों के पांचों भेद के बारे में अवगत कराया। और जैसा कि मैंने शुरू में आपसे वादा किया था, कहा था कि संधि की शुरुआत में हमने आपको दिखाया था एक ही लाइन में कैसे पांचों संधियां बताई गई थी। फिर उन्हीं पांचों संधियों को क्या किया गया, अलग अलग करके व्याख्या दी गई और बहुत से उनके उदाहरण दिए गए। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इन संधियों के अंत में, स्वर संधियों के लास्ट में भी हम आपको एक अन्य उदाहरण देंगे, एक अन्य फार्मूला बताएंगे, सूत्र बताएंगे, जिससे आपका समस्या और हल हो जाएगी। यानी स्वर संधि की शुरुआत में एक सूत्र दिया था और स्वर संधि की
लास्ट में भी आपको एक सूत्र दे रहे हैं जिससे आपकी समस्या का और भी अच्छा ढंग से समाधान हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो अगला क्लास, हमारी आज की क्लास को तो यहीं रोक रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। अगली कक्षा में हम आपको उन पांचों संधियों को एक स्थान पर लिख करके और उसका समाधान करते हैं, जिससे आप इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलें। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं और इसके बाद हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होती है। और उस अगली क्लास में हम आपको ये बताएंगे, एक सूत्र देंगे, एक फार्मूला देंगे, जिसमें इन सभी संधियों का, जो पांचों संधियां हैं, इनका एक सूत्र होगा, जिससे आप बड़ी आसानी से उस सूत्र को समझ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।